हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो रेगुलर बेसिस पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन, और यहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, आप लोग कृपया करके उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अगर आपको एग्जाम में 120 प्लस लाना है तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आप उसको ध्यान से कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस अधिक कीजिए। अभी समय है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है, तो अभी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पर डे, उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ईवीएस के क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोगों ने बताया कि ईवीएस में आप लोगों की ज़्यादा डिमांड थी कि आप लोग कह रहे थे कि ईवीएस के क्वेश्चन मैं करवाऊं, तो यहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट आपको ओवरऑल पूरा करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईवीएस के क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 24 ग्राम पर मिलीलीटर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 6 मिलीलीटर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है? द्रव्यमान। वैसे अगर बात करें तो घनत्व का यहाँ पर क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? आपका यहाँ पर होता है द्रव्यमान बटे में क्या होता है? आयतन। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है? घनत्व यहाँ पर दिया हुआ है 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर, यहाँ पर घनत्व दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर फॉर्मूला था घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में क्या? आयतन था। तो अब क्या होगा? घनत्व हमारा कितना दिया हुआ है? 24, और यहाँ पर अगर बात करें तो कितना? द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या? आयतन दिया है 6। तो आप 24 और 6 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? द्रव्यमान आपका क्या निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 144 ग्राम। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हुआ? पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभी कथन दिया हुआ है ए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये दिया है अभिकथन। कारण देखिए, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? आपने अभिकथन और कारण पढ़ लिया, और अब ऑप्शन को देखिए। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, और ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है फोर्थ ऑप्शन, तो बिल्कुल बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। कथन दिया है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी दिया है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। अब ए सही है परंतु बी गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है, और ए बी दोनों सही है। अब बताइए 63 का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये ए और बी जो है ना, ये दोनों ही क्या हो जाता है? गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर बी सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना था स्तंभ ए और स्तंभ बी का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीरा का क्या होगा? जीरा होगा छोटा परंतु क्या? खुशबूदार, कील की तरह दिखता है, दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है, पीले रंग का है। अब यहाँ पर देखिए जीरा क्या होगा? छोटा होता है पर खुशबूदार होता है, बिल्कुल फोर्थ के साथ जाएगा। केसर क्या है? केसर क्या है? पीले रंग का। तो केसर क्या है? पीले रंग का। मिर्च क्या है? दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है, और लौंग क्या है? कील की तरह है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर अगर आप सही अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देखिए बिल्कुल ध्यान से, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आप लॉजिक लगाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है,
क्योंकि देखिए जब जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आपके पास कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप उसे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आप इतने सारे प्रश्न ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा लॉजिक लगाकर किसी भी प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, तेलंगाना है, दूसरा ऑप्शन केरल है, तीसरा उड़ीसा है और चौथा क्या है, कर्नाटक है। अब यहाँ पर देखिए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है इन्होंने और इसका आंसर मुझे लगता है लगभग सभी का होगा। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, मतलब दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप बताइए जो इस ऑप्शन में है। अब बंगाल की खाड़ी किधर है, ये आपका इंडिया का मैप हो गया। इधर क्या है, अरब सागर, ये अरब सागर है और इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इसमें बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती पूछा है, तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक तो आपका क्या हो जाएगा, अरब का हो जाएगा, केरल भी क्या हो जाएगा, अरब सागर का हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें तो तेलंगाना भी जो है यहाँ पर यही हो जाएगा। तो इसके बाद अगर बात करें तो ये उड़ीसा बचता है, तो उड़ीसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 66 क्वेश्चन, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। अब आप अगर ये क्वेश्चन इस टॉपिक को एनसीईआरटी में अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कहीं से कैसे भी पूछ दे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग वे में आंसर रहता है इसका, और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपके जो ये इस प्रश्न का उत्तर होता है ना, वो आपके जो इसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा उत्तर। उसको आप नोट बना के रख लीजिए, और ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है कि पहला ऑप्शन कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। बी है झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। अब देखिए ये जंगल के बारे में जो आपको ये ऑप्शन दिया है, इसके एक से अधिक आंसर है, तो इस हिसाब से आपको ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसमें से आपके कैसे भी करके क्वेश्चन पूछे तो वो आपको क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन दिया है ए और डी सही है, बी है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, फोर्थ ऑप्शन है ए और सी सही है। अब आप देखिए सारा कुछ आपने पढ़ लिया, अब आपके पास आंसर लगाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन पर आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ना, कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो ये दो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन हुआ। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे के कार्य के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का मुख्य कार्य क्या है, नीचे लिख दिया क्या, तने के मुख्य कार्य बताएं। अब क्या होना चाहिए इस हिसाब से, देखिए तने का मुख्य कार्य क्या है, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, बिल्कुल सही, यानी सी ऑप्शन सही है। पौधे को शक्ति और सहारा देना, बिल्कुल सही है। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और सी सही है। तो बी और सी कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, आगे पूछा है कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। किस धातु को हम पिघलाते हैं तो कांसा हमें प्राप्त होता है। तो जिंक और टीन को पिघलाते हैं तो हमें कांसा प्राप्त होता है। एल्युमिनियम और जिंक को, टीन और कॉपर को, कॉपर और जिंक को। देखिए यहाँ पर जिंक, टीन और कॉपर, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप बना लीजिए नोट्स, किसको पिघलाकर बनाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप में से सभी को, यहाँ पर कुछ ही होंगे जिनको नहीं पता होगा, लगभग सभी को पता होगा, टीन और कॉपर होता है। क्या होता है, टीन और कॉपर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीन एंड कॉपर बिल्कुल सही है। आगे देखिए
निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, अब दिया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। दूसरा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। तीसरा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए यहाँ पर दिया है नीचे सी और डी सही है, दूसरा है ए और सी सही है, थर्ड है बी और डी सही है, और चौथा क्या है ए और बी सही है। अब आपने ऑप्शन को पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखिए हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है कि हाथी कितने घंटे सोते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्ली कितने घंटे सोती है, उसके बाद आपका हाथी हो गया, सबसे ज़्यादा कौन सोता है, तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए हाथी जो है ना वो 2 से 4 घंटे ही दिन में आराम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन क्या है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बिल्कुल गलत, 100 ग्राम नहीं बल्कि 200 ग्राम होता है। ठीक है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होगा, 200 ग्राम। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। देखिए 200 ग्राम नहीं 100 किलोग्राम, यहाँ क्या होगा 100 किलोग्राम जो है 100 किलोग्राम यहाँ पर एक वयस्क हाथी एक दिन में झाड़ी और पत्तियों को मिलाकर भोजन कर लेता है। ठीक है, तो ये उल्टा यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपसे, तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। 3 महीने हाथी के वजन कितना होगा 200, और यहाँ पर 100 किलोग्राम। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, देखिए इस हिसाब से ए भी गलत हो गया, तो सी डी सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से एक मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। बिहार राज्य में जो मधुमक्खी पालन होता है, देखिए अभी जो मैंने ये आपके कुछ क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, और ये सब क्वेश्चन तो आपको इस बार भी मिलना ही मिलना है। तो इसको एक नोट्स बना लीजिए और बिल्कुल इसको एक ही बार में आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। इन सभी क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, तो अगस्त से अक्टूबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल। अब देखिए इन प्रश्नों का जो उत्तर है बहुत ही आसान है। आप में से बहुतों को पता होगा, कुछ को कन्फ्यूजन होगी, कोई अगस्त से अक्टूबर कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन का जो अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, उस समय क्या होता है, लीची फल जो है वो उसका फूल जो है मतलब उगने लगता है, तो इस वजह से मधुमक्खी को जो है लीची के फूल बहुत आकर्षित करते हैं, तो उस समय में यहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए उस समय को उपयुक्त समय, अच्छा समय समझा जाता है अक्टूबर से दिसंबर को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। अब देखिए यहाँ तो कुछ पढ़े ना पढ़े, आपको लॉजिक लगाकर आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। पहला है ध्वनि ऊर्जा, तो ध्वनि यानी कि साउंड एनर्जी कहाँ से यूज होगा यहाँ पर। मांसपेशियों की ऊर्जा, बिल्कुल जब खेलते हैं शारीरिक कोई काम करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो ऊर्जा लगता है वो मांसपेशियों की ऊर्जा लगती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा बिल्कुल नहीं, रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाती है। हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वीवीआई लगाइए। पोनी चावल, बोम्बा चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल। अब देखिए बोम्बा और बोरा इन्हीं दोनों में से एक आंसर है, और बोम्बा बोरा दोनों ऐसा दे दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो होगा आपका क्या, बोरा चावल। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, बोरा चावल। ठीक है, आगे देखिए। जब ईंधन को हम जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, बिल्कुल क्या होगी, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत पूछा है। देखिए ये जो आपका हाथी हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, उसके बाद सांप हो गया, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। ये NCERT बुक से लिया गया है।
यहाँ पर देखिए, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, सांप चबाकर कभी नहीं खाते। ठीक है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर यहाँ पर गलत पूछा था। तो गलत यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले अभी, अगर आप सांप के बारे में नहीं पढ़े तो नोट्स बना लीजिए। देखिए, जो सांप है ना, वो जहरीले सांपों के डसने वाले दांत उसमें होते हैं, वे भोजन को क्या करते हैं, पूरा निगल जाते हैं, और सांप के दांत नुकीले होते हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन हमें चूज क्या करना है, गलत ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन गलत है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, गलत। और यही आपका क्या बताना था, उत्तर बताना था। चलिए आगे देखिए, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या है। देखिए, ये आपका हो गया क्या, इंडिया मैप, इस पर ड्राइंग पे मत जाइए। ये आपका गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात के सापेक्ष इधर कहीं आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और उसमें क्या पूछा है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कहाँ होगा, आपका इधर होगा, कि क्रमशः स्थितियां क्या होनी चाहिए। तो उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर, तो उत्तर पूर्व और क्या होना चाहिए, दक्षिण पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व। तो ये किसके, गुजरात के सापेक्ष पूछा ना, तो गुजरात यहाँ पर नीचे हो जाता है, ये हो गया उत्तर, और ये इस तरफ क्या होता है, पूरब होता है, ईस्ट होता है ना। ये इसमें आपको यहाँ पर ये डायरेक्शन देखिए, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये हो गया क्या, ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। अब देखिए, इधर गुजरात है, इधर आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, और इधर क्या है आपका, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ये इसके गुजरात के उत्तर में हुआ, और साथ में ये क्या है, पूर्व है, यानी ईस्ट है, तो ये पूर्व हो गया। और ये इधर जो आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में है तो इधर ना, तो ये पूर्व हो गया, और ये नीचे की तरफ है तो इसलिए दक्षिण हो गया। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 76 क्वेश्चन देखिए, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, यानी फैमिली थीम है उसको पढ़ा रही है कौन, अनीता, एक शिक्षिका है। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। पहला ऑप्शन है परिवार, जिसमें संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। दूसरा है परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त। अब देखिए यहाँ पर उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर शीर्षक क्या, अगर एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसको शीर्षक बनाना पड़ता है, पूरा योजना तैयार करके जाना होता है। तो ये पहला ऑप्शन लेगी। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में ये फैमिली को पढ़ा पाएगी, यानी परिवार के टॉपिक को पढ़ा पाएगी, जिसमें संबंध भी आता है, लिंग भूमिकाएं भी आती है, लड़का लड़की, व्यवसाय आ जाते हैं, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाएगी। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो बहुत उपयुक्त होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो पहला तर्क कौन सा, मतलब ऐसा अच्छा तर्क कौन सा होगा। पहला है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। अब सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आपको देखिए सही विकल्प आपने सब यहाँ पर पढ़ लिया, सारे ऑप्शन पढ़ लिए, इस हिसाब से सही विकल्प क्या होना चाहिए। देखिए सही विकल्प जो है ना आपका यहाँ पर दिया है क्या, ACD, BCD, BC और AB। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ आपका ये होगा आपका क्या, ACD, B नहीं होगा। देखिए यहाँ पर B क्या है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये यहाँ पर इसका उपयुक्त तर्क है, उपयुक्त तर्क पूछा था ना, तो ये आपका ये जो ACD है ये उपयुक्त तर्क है, ये कोई उपयुक्त तर्क नहीं है, इसलिए B नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएंगे क्या, किसके साथ हम लोग जा सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर ACD के साथ जाएंगे, यानी A ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 78 पे,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? पहला है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र रूप से व्यावहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। और फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ठीक है, स्कूल के यानी कभी भी शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ कर पढ़ाना, बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करना, ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो ये इस तरह के जैसे ही पॉजिटिव कीवर्ड आपको दिखे बिल्कुल उसको आप राइट करके आइए। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपने देखा सीडीपी में भी मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी अभिकथन कारण है। तो अभिकथन कारण लॉजिक पर आधारित है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, इसीलिए प्रैक्टिस जब आप ज़्यादा करेंगे ना तो आपको ये सब क्वेश्चन करने में भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण दिया है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अब देखिए, इसको कथन कारण आपने पढ़ लिया। अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वही सही होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। क्या होना चाहिए? बिल्कुल, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, ये तीनों चीज़ महत्वपूर्ण है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ठीक है, पहला है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। और चौथा है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा कि पानी के घनत्व के कारण जो है वो अंडा वहाँ तैरने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 82 क्वेश्चन पर आ गए हम। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी अधिगम प्रतिफल नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम नहीं देखते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है, इसलिए नहीं को नहीं मत देखना, नहीं को देखना है। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन देखिए, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे साधनों के स्वामित्व में भेदभाव। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए आपका क्वेश्चन ना कठिन आता है ना बहुत इजी आता है, मिला जुला आता है, कुछ क्वेश्चन आसान कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है और इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पहला है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है जो यहाँ पर सही होगा? पहला ऑप्शन, यानी कि पाठ्य पुस्तक बालोन्मुख होनी चाहिए, यानी जो भी पाठ्य पुस्तक है वो बालक के यानी विद्यार्थी के
उद्देश्य को पूरा करता हो, बालक के लिए सहज हो, सरल हो, वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 पर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर फिर से कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, और कारण है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो आपको क्या लगता है, कोई गलत है इसमें से? चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, गलत है और आर सही है। चौथा है ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? ए सही है परंतु यहाँ पर आर गलत बता रहा है, तो ए सही है परंतु आर गलत है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए 84 का, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी जिसको हम सिंक्रोनस कहते हैं का संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र और फ़ोन कॉल, त्वरित संदेश, ब्लॉग, कॉन्फ्रेंसिंग और फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। अब देखिए 85 का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल पहला ऑप्शन कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन, ये जो है उसे चुनेगी। ठीक है, आगे देखिए 5 क्वेश्चन और है। 5 क्वेश्चन देखिए 86, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा है करेगा? थीम, भोजन, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, अगला क्या ऑप्शन होना चाहिए? किसान, उसके बाद है दुकानदार, फिर कृषि फॉर्म, फिर जंगल। अब यहाँ पर 86 का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसान होना चाहिए। ठीक है, भोजन यहाँ पर किसान होगा। ठीक है, तो किसान पूरा करेगा। यहाँ पर 87 देखिए 87, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला है परीक्षण और त्रुटि, दूसरा है चेनिंग, तीसरा है खोजपूर्ण प्रश्न और चौथा क्या है, कंडीशनिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन टैग वर्ड्स जब मैं करवाऊंगी आपको बता दूंगी। देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसके साथ में टैग वर्ड्स भी बता रही हूँ, तो खोजपूर्ण प्रश्न आ जाए, अवसर देना आ जाए, बच्चों के हित के बात हो जाए, बाल उन्मुख होना चाहिए, ये इस प्रकार के जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, वो अपने आप में पॉजिटिव होते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 88 क्वेश्चन पे आ गए हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? पहला, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना और उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ग्लोब से नक्शा पढ़ना और विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। क्या सही ऑप्शन है यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी क्या है, जो सामग्री उपलब्ध है उसका क्या करना, ईवीएस किट विकसित कर लेना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है क्या? बताइए। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। सही विकल्प चुनिए, बी, सी, ए, सी, डी और ए, बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यानी कि ए और सी, बी यानी सेकंड ऑप्शन ए और सी होगा। ठीक है, सीखने के लिए आकलन और कौन सा होगा, अधिगम के रूप में आकलन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से अभी कथन आ गया, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। देश भ्रमण वस्तुओं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ा देती है। क्या यहाँ पर सही है? अब देखिए वही ऑप्शन आपका आ गया। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? बिल्कुल दोनों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये 30 प्रश्न हो गए आपके किसके, ईवीएस के। अब बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। और यहाँ पर मैं आपको सब सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।